हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सर्वर इमाम और मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं थेल्स प्रमेय। आज मैं आपको बताऊंगा कि थेल्स प्रमेय होता क्या है और इसे कैसे सिद्ध करते हैं। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और समझते हैं कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। देखिए, थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर बाकी दोनों भुजाओं को काटते हुए अगर कोई रेखा खींची जाए तो बाकी दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए, इसको इस तरह समझते हैं। अगर कोई त्रिभुज हो, अगर कोई त्रिभुज हो, ऐसे एक त्रिभुज है ABC हमारे पास, और अगर इसमें किसी एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, किसी भी एक भुजा के समांतर अगर हम एक रेखा खींच देंगे, चलो मान लेते हैं कि हम लोग एक रेखा खींच दिए। ये रेखा किसके समांतर है? ये रेखा BC के समांतर है। ठीक है, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समांतर रेखा आता होगा। किसकी समांतर रेखाएं क्या होती? वैसी रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हमेशा क्या होता? बराबर होता है। उनको क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये जो रेखा हम खींचे, इसका नाम हम लोग D कर देते हैं। तो ये रेखा किसके समांतर है? BC के समांतर है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय का अनुसार, थेल्स के अनुसार कि ये जो रेखा है BC के समांतर है और ये बाकी दोनों को क्या कर रहा है? काट रहा है। तो थेल्स कहता है कि ये जो बाकी दोनों भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। मतलब ये AB है, यहाँ से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है, और AC E पर विभाजित हो रही है। तो इनका जो अनुपात होगा, मतलब AD अपॉन BD, और उधर क्या हो जाएगा? AE अपॉन EC, ये क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ये कहता है थेल्स प्रमेय। हम चाहेंगे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, BD बाई AD कर सकते हैं, BD को ऊपर और AD को नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ भी पलट देना पड़ेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? EC बाई AE। ठीक है, अगर मान ले कि ये जो त्रिभुज है ABC, इसमें हम AB के समांतर कोई रेखा खींचे। किसके समांतर? AB के समांतर। चलो D ही नाम रख देते। अब देखो, ये जो रेखा है किसके समांतर है? AB के समांतर है। तो बाकी दोनों रेखाएं कौन कौन है? बाकी दोनों भुजाएं कौन कौन है? AC और BC। तो AC और BC को क्या करेगी? ये एक ही अनुपात में, मतलब बराबर अनुपात में विभाजित कर देगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? AD बाई DC बराबर किसके बराबर? BE बाई EC। अगर हम चाहेंगे तो पहले इसको लिख सकते हैं, BE बाई EC बायां तरफ, और उसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो इसको इधर से भी जा सकते थे, DC बाई AD कर सकते हैं। यहाँ पर DC बाई AD, DC ऊपर AD नीचे। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? अगर यहाँ हम DC बाई AD करेंगे तो यहाँ भी इधर से आना पड़ेगा EC बाई BE। ठीक है, ये होता है थेल्स प्रमेय। अब इसको सिद्ध करना, तो इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये तो सबको आता है कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। लेकिन असल कॉन्सेप्ट बहुत कोई को नहीं आता है कि हम आधार किसको लेंगे और ऊंचाई किसको लेंगे। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं, या बच्चे ये समझते हैं कि आधार जो होता है, जो आधार होता है वो हमेशा क्या होता है? नीचे वाला भुजा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आधार नीचे वाला भुजा हो भी सकता है, साइड वाला भी हो सकता है। मतलब त्रिभुज के 3 भुजाएं होती, तीनों में से हम क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार किसी को भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे ये ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार मतलब B गुना ऊंचाई, मतलब B इंटू H। अगर कोई आदमी आधार BC को लेता है, किसको लेता है? BC को, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? 1/2 BC। अब अगर आधार ये BC को लिया है, आधार किसको लिया है? अगर आधार ये BC को लिया है तो ऊंचाई उसको B के अपोजिट में कौन सा शीर्ष है? ये है ना, B के सामने कौन सा शीर्ष है? तो A है। तो यहाँ से ये ऊंचाई खींचेगा, और ऊंचाई हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, लंब होता है, 90 डिग्री में होता है। तो ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? 1/2 BC इंटू AD। कोई आदमी बोलना चाहता है कि कोई ऐसा करना चाहता है कि AB
को आधार लेना चाहता है। कोई लड़का है जो वो कहता है कि देखिए हम आधार किसको लेंगे, ए बी को लेंगे। तो अगर वो ए बी को आधार लेता है तो भी उसका आंसर आने वाला है, तो भी वो क्षेत्रफल निकाल सकता है। लेकिन शर्त क्या है, अगर आधार ए बी को लेगा तो ऊंचाई कहाँ से लेगा, ये सी से लेगा। कहाँ से लेगा, सी। यहाँ से ऊंचाई इसको खींचना पड़ेगा। और ऊंचाई का होता है लंब, याद रखना लंब क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। चलो इसका नाम कर देते हैं ई, इसका फॉर्मूला कहाँ हो जाएगा, सी। ठीक है, इस तरह अगर आधार इसको मानेगा तो ऊंचाई कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा। ठीक है, मतलब ये है अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आधार तीनों भुजा में से किसी भुजा को ले सकते हैं, लेकिन ऊंचाई उसी के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। अगर कोई आदमी आधार इसको लेता है BC को और ऊंचाई में इसको लेता है तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। फिर आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसका तरीका रॉन्ग है, गलत है। समझ में आ गया। अच्छा, एक और त्रिभुज बनाते हैं। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं। देखो ये त्रिभुज थोड़ा अजीब टाइप का है, इस तरह से। ठीक है, ये ABC। अब इसमें हम अगर आधार AB को लेते हैं तो ऊंचाई यहाँ से खींच लेंगे सीधा। ठीक है, अगर आधार हम BC को लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है और आधार ले लिए BC को। अब ऊंचाई BC के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, कौन सा शीर्ष है, A है। तो A से हमको ऊंचाई खींचना पड़ेगा। और याद रखना ऊंचाई हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री में होता है, लंब होता है, एकदम सीधा होना चाहिए। अगर हम यहाँ से इसे ऊंचाई खींचते हैं, अगर मान लो यहाँ से, तो क्या ये लंब है, लंब जानते हो ना, जो 90 कोण बना है इस तरह से, इधर वाला कोण और इधर दोनों बराबर हो जाए, दोनों 90-90। देखो ये कोण छोटा ये कोण बड़ा है, तो ये ऊंचाई नहीं हो सकता। तो ऊंचाई कहाँ जाएगा, अगर कहीं भी अगर अंदर हम खींचना चाहते हैं तो ऊंचाई नहीं खींच पाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमको ऊंचाई बाहर से लेना पड़ता है, ऊंचाई बाहर से। यहाँ से हम सीधा खींचेंगे इसको, तब लंब, और इसको हम बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा देंगे, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, AD। मतलब क्या है, त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि त्रिभुज का ऊंचाई हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा, बाहर भी हो सकता है। अगर कोई त्रिभुज ऐसे बना हुआ है इस तरह से ABC, अगर कोई आदमी इसको आधार लेता है BC को, किसको लेता है, BC को आधार लेता है। अब BC को जब वो आधार लेगा तो ऊंचाई कहाँ से लेगा, A से। अगर A से कोई बोले कि भैया इसे खींच देंगे, इस तरह खींच देंगे ऊंचाई, तो क्या उसका ऊंचाई सही है, क्या ये 90 का कोण बना रहे। देखो ऐसे समझो, यहाँ पर ये मार्कर रखे हैं और यहाँ पर देखिए 90 एंगल बन रहा है मार्कर में, नहीं ना, मार्कर में 90 एंगल बनाने के लिए इस तरह होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से खींचेंगे अंदर तो कभी भी 90 का एंगल नहीं बन सकता, मतलब ऊंचाई अंदर तो नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बढ़ा, और यहाँ से फिर देखो ऐसे खींचेंगे, मतलब ऊंचाई हमको त्रिभुज के बाहर लेना पड़ेगा, यहाँ से ऊंचाई होगा ये। ठीक है, नाम कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ऊंचाई किस तरह निकालते हैं, और आधार क्या होता है, आधार तीनों में से कोई भुजा को हम ले सकते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में ऊंचाई को देखा जाता है। ठीक है, और ऊंचाई त्रिभुज के बाहर भी लाई कर सकता है। अब आप ये पूछ रहे हो, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि भैया आपको तो थेल्स प्रमेय सिद्ध करना है, और थेल्स प्रमेय होता है कि जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो बाकी दोनों भुजाओं को वो जो रेखा होता है एक ही अनुपात में, मतलब बराबर अनुपात में विभाजित करती, ये है। अब इसको आपको सिद्ध करना है, तो अब ये क्षेत्रफल क्यों निकालना सिखा रहे, कारण है इसलिए कि इस थ्योरम को, इस प्रमेय को जब हम सिद्ध करेंगे तो क्षेत्रफल का ही सहारा लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सिद्ध करने वाले हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, देखिए हमारे पास त्रिभुज क्या है, ABC एक त्रिभुज है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक रेखा खींच देते हैं, DE किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, दिया है,
क्या लिखेंगे, दिया है क्या, त्रिभुज ए बी सी में जो डी है वो क्या है, बी सी के समांतर है। ये तो गिवन है। थेल्स कहता है देखो अनुपात बराबर होगा, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि जो हम रेखा खींचेंगे किसी एक भुजा के समांतर होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बाकी दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। तो पहला क्या है, ये गिवन में आएगा कि डी हम लोग खींचेंगे बीसी के समांतर, तब थेल्स कहता है अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अनुपात जो है ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी ये दोनों का होगा, बराबर होगा। हम लोग को यही चीज़ को सिद्ध करके दिखाना है कि हम लोग समांतर रेखा जब खींचेंगे तो ये जो रेशियो है ये बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, फिर लिखना है सिद्ध करना है, तो ये सिद्ध करना, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कुछ रचना करना पड़ेगा अपने से। क्या करना पड़ेगा, रचना। अब सोचो सिद्ध करने में क्या है, ए डी और बी डी, तो ध्यान से देखना है ए डी बाई बी डी और दूसरा बार क्या है ए ई बाई ई सी। अब इमेजिन करो, सोचो कि अगर हमको त्रिभुज ए बी सी, ऊपर का त्रिभुज देखो छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो और आधार लेना हो ए डी को। अब अच्छा आधार ए डी को क्यों लेंगे, इसलिए कि जो प्रूव करना है, सिद्ध करना है थेल्स प्रमेय, उसमें ए डी हमको लेकर आना है। तो एक बार हम लोग आधार लेंगे ए डी को और दूसरा बार क्या सिद्ध करना है, ए ई, और दूसरा बार लेंगे आधार ए ई को। मतलब हम लोग इसका 2 बार क्षेत्रफल निकालें। फर्स्ट टाइम आधार लेंगे ए डी को और सेकेंड टाइम आधार लेंगे ए ई को। अब सोचो हम लोग आधार अगर इसको लेंगे तो ऊंचाई भी चाहिए कि नहीं चाहिए, और यहाँ तो ऊंचाई को दिख नहीं रहा है। अगर आधार इसको लेते हैं तो ऊंचाई यहाँ से जाए कि नहीं जाएगा, बताओ तो, ऊंचाई यहीं से ना होना चाहिए, मतलब ऊंचाई हमको खींचना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, रचना में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक ऊंचाई लेंगे, मतलब यहाँ लंब खींचेंगे। ऊंचाई क्या होता है, लंब होता है। और जब आधार इसको लेंगे तो ऊंचाई इसको लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ई एम लंब खींच देंगे। देखो क्या किए हम लोग, ई एम लंब ए डी खींच दिया और यहाँ पर भी एक लंब खींचेंगे। देखो यहाँ से ई से एम लंब खींचे और डी से यहाँ पर एन लंब खींचते रहे ताकि ऊंचाई हम लोग को मिल जाए, ठीक है। देखो जब आधार इसको लेंगे तो ऊंचाई यहाँ से लेना पड़ेगा, और जब आधार इसको लेंगे तो ऊंचाई यहाँ से लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहा कि रचना में क्या करेंगे हम लोग, ई एम लंब, देखो लंब ऐसे लिखते, लंब का मतलब 90 डिग्री में, किस पर है वो, ए बी पर, और दूसरा कौन है, डी एन, वो किस पर लंब है, ए सी पर लंब है, खींचा, ठीक है। और एक चीज़ करेंगे, देखो ऊपर वाला तो इससे आ जाएगा, ये त्रिभुज से ए डी यहाँ आ जाएगा, इसका आधार ऊपर वाला ए डी और ए ये इस त्रिभुज से आ जाएगा। लेकिन जो नीचे बी डी और इसी सिद्ध करना है, देखो बी डी, तो बी डी के लिए एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग जब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज में तो हम आधार इसको ले सके, ताकि जो हमको सिद्ध करना है वो आ सके। तो सोचो ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाओ जिसमें आधार रहे बी डी और ऊंचाई यही वाला रहे ई एम, जो हम लोग ऊंचाई उधर लिए, और इधर से कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाओ, त्रिभुज बनाओ जिसमें आधार हम लोग इसी को ले सके और ऊंचाई उस समय यही हो सके। अब तुम सोच के देखो, ये साइड ऐसे तो तिरछा है और यहाँ पे है डी, यहाँ पर बी, और यहाँ पर आगे क्या है ई है, और यहाँ से ऊंचाई क्या है एम, मतलब लंब। अब सोचो ये ट्रायंगल देखो, इसको ऐसे मिला देते। अब ध्यान से देखो ये तिरछा है, ऐसे है ना, ये ऐसे। अब अगर हम आधार यहाँ इस त्रिभुज में बी डी, यहाँ पर ई, ये छोटा वाला नहीं, इस त्रिभुज की बात करें, इसमें अगर हम इस त्रिभुज में आधार बी डी को लेंगे, इसको लेंगे बी डी को लेंगे, तो ऊंचाई कहाँ जाएगा, ऑटोमेटिक देखो इसको बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ से ना लंब जाएगा यहाँ पर। मतलब इस त्रिभुज में अगर आधार इसको लेते हैं तो उसका भी ऊंचाई कहाँ हो जाएगा, ई एम हो जाएगा। मतलब एक ट्रायंगल यहाँ से बना देंगे, तो कैसे करेंगे, बी से ई को मिला देंगे और सेम इसी तरह यहाँ सी से डी को मिला देंगे, ठीक है। अब देखो कैसे सिद्ध होता है, तो यहाँ लिखेंगे बी से ई तथा सी से डी को मिलाया, ठीक है। इसको से पढ़ना ना, माइनस मत पढ़ देना, बी से ई तथा सी से डी को मिलाया। अब प्रमाण देखो, लिखने का तरीका देखना, पहले क्या लिखना है, दिया है, फिर सिद्ध करना, अगर फिर रचना करना है तो रचना लिखना, फिर प्रमाण।
अब प्रमाण में हम बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल का काम है, और अनुपात निकालना है तो क्षेत्रफल का अनुपात लिखो। पहले ऊपर देखो, ये ए डी ई, ये त्रिभुज को हर बार तुमको लेना है, तो ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी, इसका मतलब होता है ए डी ई का क्षेत्रफल, ए आर, आपको ऐसे ही लिखना है, बट्टा एरिया ऑफ, ये जो नीचे वाला त्रिभुज है ना, अभी जो बनाया हम लोग, किसको बनाए हैं, किसको बनाए हम लोग, बी डी ई, तो एरिया ऑफ बी डी ई। अब बताओ एरिया ऑफ ए डी ई का क्षेत्रफल, मैंने आपको क्या बताया कि एक बार आधार इस भुजा में आपको लेना है और दूसरा बार आधार इस भुजा में लेना है। तो ए डी ई में पहले आधार ए डी लेंगे, तो आधार ले लिए ए डी, 1/2 ए डी हो गया आधार। अब जब आधार इसको लेंगे तो ऊंचाई कहाँ से खींचेंगे, ई से एम होगा, तो यहाँ हो गया ऊंचाई ई एम, ठीक है, बाई 1/2। अब देखो त्रिभुज बी डी ई, आधार कभी भी इसको या इसको, अंदर वाला भुजा को नहीं लेना आधार, याद रखना, कभी भी आपको आधार लेना है तो इस भुजा में लेना है और इस भुजा में लेना है, इसलिए कि सिद्ध करने में हमको ए डी और बी डी, ए और ई सी लेकर आना है, ये अंदर वाला हमको कुछ नहीं लेकर आना है, ठीक है। इसलिए ये बात याद रखना है, आधार हमेशा एक बार इधर दूसरा बार उधर लेके चलेंगे। तो अब आधार लेते हैं बी डी को, तो देखो जब आधार बी डी को लेंगे तो ऊंचाई कौन होगा, ये होगा, बाहर चला जाएगा ऊंचाई, तो ऊंचाई कौन होगा, ई एम। और एक चीज़ बता दे रहा मैं आपको, अगर यहाँ ई एम रहेगा तो यहाँ भी आपको ई एम लिख देना है, अगर कुछ भी नहीं आता है तो आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। यहाँ जो चीज़ ऊपर होगा वही चीज़ नीचे होता है, याद रखना, इसलिए कि दोनों की ऊंचाई सेम हो, इसका ऊंचाई भी यही हो रहा है और इसका ऊंचाई भी यही हो रहा है। अब ई एम से ई एम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है, तो क्या हो गया, ए डी बाई बी डी, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल तो आपको लेना ही लेना है, कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई, ठीक है, बाय एरिया ऑफ, देखो अब जो आधार हमको लेना है इस भुजा में लेना है, इसमें, तो ए डी ई में आधार तो ए ही मिल जाएगा। अब हमको आधार ई सी चाहिए, तो कौन सा त्रिभुज में मिलेगा, सी ई, देखो डी, इसमें मिलेगा, तब ना ऊंचाई सेम, ऊंचाई सेम होना चाहिए, ऊंचाई सेम, याद रखना, ऊंचाई को सेम होना है, और आधार एक बार ये दूसरा बार ये, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज सी ई डी। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार आप इसको ले चुके, अब यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई। अब आधार जब इसको लेंगे तो ऊंचाई कौन होगा, डी एन, कौन होगा, देखो डी से एन जा रहा ऊंचाई, डी एन हो गया। अब इसमें सी ई डी, इसको आधार आपको लेना ही नहीं, इसको लेना ही नहीं, मैंने बोला कि आधार हमेशा यहाँ लेना है, तो आधार क्या लेंगे, 1/2 आधार ले लेंगे ई सी को, ठीक है, गुना। अब जब आधार ये हुआ तो ऊंचाई यहाँ से खींचना पड़ेगा, अगर यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे, देखो 90 नहीं बन रहा, 90 कहाँ जाएगा, इसको बढ़ा करके यहाँ लेना पड़ेगा, तो आधार ई सी हुआ तो ऊंचाई कौन होगा, डी एन, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ जो होता है वही चीज़ यहाँ होता है, इस तरह यहाँ जो होगा वही चीज़ यहाँ होगा, तो डी एन से डी एन का हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर 1/2 से 1/2 भी कट जाएगा, तो क्या बच गया, ए ई बटा ए सी, ये इक्वेशन 2 हो गया। देखो जो प्रूव करना है ए डी बाई बी डी, ये यहाँ पे आ गया है ए डी बाई बी डी। दूसरा क्या प्रूव करना है, ए ई बाई ई सी, यहाँ दूसरा इक्वेशन में आ गया ए ई बाई ई सी। ये किसके बराबर, ए डी बाई बी सी, ए डी बाई बी डी किसके बराबर है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। और ये जो निकला है ए ई बाई ई सी, इसके बराबर है ना, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा सी ई डी, इसका जो वैल्यू निकला, इसका जो मान निकल का है, ये निकल का है। अगर किसी भी तरह हम इन दोनों को बराबर दिखा देंगे, इन दोनों को, तो ऑटोमेटिक ये और ये भी क्या बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समझ में आया। इसलिए कि इसका जो मान है ये ए डी बटा बी डी है, और इसका जो मान निकल का आया है ये क्या निकला है, ए ई बटा ई सी। हमको ये दोनों को बराबर दिखाना, अगर हम इसको और इसको बराबर साबित कर दिए तो ये तो ऑटोमेटिक ना बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट है कि इन दोनों को बराबर दिखाओ। अगर आप देख सकते हैं तो देखिएगा कि ए डी ई और ए डी, ये दोनों तो सेम है, मतलब ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर का है कि दोनों एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर ही होगा ना, थोड़ी अलग अलग होगा। तो ये दोनों तो बराबर है, रही बात इन दोनों का बात रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों को समझने से पहले
एक आपको मैं थ्योरम बताना चाहता हूँ जो क्लास 9th में पढ़ना था कि अगर कोई दो समांतर रेखा हो, कहीं भी दो समांतर रेखा हो और या तो इसको आधार ले लो या तो इसको आधार ले लो और त्रिभुज बना दो। जैसे मान लो मैंने ऐसे त्रिभुज बना दिया, ऐसे यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज यहाँ और यहीं से एक त्रिभुज। अब ध्यान से देखो, ये जो भुजा है ये वाला, ये जो रेखा है या ये रेखा का जो बोलना है, ये जो है ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में, और ये दोनों अगर समांतर होंगे तो हमेशा इनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। मतलब एक ही आधार, थ्योरम क्या है कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो DE और BC दोनों क्या है, समांतर है, देखिए तो। और त्रिभुज BDE में ये वाला भुजा है। अभी देखो हम आधार इसको बोल रहे हैं ना, हम बोले ना आधार इसको ही बोल सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसको आधार कह रहा हूँ, ठीक है। तो BDE में आधार D है, देखो तो है, और CED में भी देखो तो D है, देखो तो है। मतलब दोनों का आधार तो सेम है। अगर ये दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में होगा, अगर ऐसा हो गया तो इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा, जो कि है, ऐसा है। देख लो BD, देखो ये पहला समांतर रेखा, दूसरा समांतर रेखा, ये देखो ये समांतर रेखा, ये यहाँ पर यहाँ तक पहुँचा। देखो शर्त एक ऐसे नहीं कि यहाँ पर ये समांतर रेखा है, इनके बीच में ऐसे भी हो सकता है, ये नहीं, इस रेखा तक यहाँ तक पहुँचना चाहिए, ऐसे भी हो। देखो इसका भी क्षेत्रफल का होगा, बराबर होगा। या ऐसे बना देंगे, जितना भी बना देंगे सबका क्षेत्रफल का होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होगा, तो यहाँ इस रेखा तक पहुँचना चाहिए त्रिभुज को। जैसे कि यहाँ देखो पहुँचा हुआ है BDE और देखो CED, इनका आधार तो यही है ना। और ये इस रेखा और इस रेखा के बीच में है, आप दोनों को टच भी कर रहे हैं, और ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। इसका मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। देखेंगे चूंकि त्रिभुज BDE, कौन सा त्रिभुज, BDE तथा त्रिभुज CED एक ही आधार का नाम चाहो दे सकते हो, कौन सा आधार है, BD, एक ही आधार D है, एक ही आधार D तथा दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसका मतलब देयरफॉर एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ CED का होगा, बराबर होगा। इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। समीकरण 1 देखो और 2 देखो और 3 देखो। समीकरण 1 में क्या है, देखो एरिया ऑफ ADE मतलब ADE का क्षेत्रफल बट्टा BDE का क्षेत्रफल। समीकरण 2 है ना। देखो ये बाएं तरफ इसको लिखना है आपको ना, यहाँ पर है, अब चाहो तो यहाँ इसको यहाँ उतार सकते हो, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 और 2 में तो ऊपर वाला तो सेम है, मतलब ऊपर वाला के बराबर है। अगर ये नीचे वाला जो हमारा हर में है, अगर हर भी बराबर हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा बराबर नहीं हो जाएगा, जो कि है। ऊपर वाला तो सेम दिख रहा है। अब समीकरण 3 देखो BDE, देखो BDE बराबर CED मतलब ऊपर वाला ऊपर के बराबर और नीचे वाला नीचे वाले के बराबर। समझ में आया? तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से, तीनों को जब हम लोग देखें तो पता ये चला कि एरिया ऑफ ADE बट्टा एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ ADE बट्टा एरिया ऑफ CED। ये है या नहीं बताओ आप, है ना? क्यों? ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर, ऊपर दोनों सेम और देखो समीकरण 3 देखो ये दोनों भी क्या है, बराबर है। तो ये तो बराबर हो गया। अब इसका हम लोग मान कितना निकाले, देखो समीकरण 1 में इसका जो वैल्यू निकाले क्या, AD बटा BD, तो हम इसके जगह में AD बटा BD लिख देंगे बराबर। इसका मान देखो क्या निकाले, समीकरण देखो यहाँ पर निकाले 2 में क्या है, AE बटा EC। यही तो थेल्स प्रमेय है, इसी को तो प्रूव करना था, जो कि हो गया है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।